आपको बताएं, सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए कोशां। SNGAD ने सेक्रेटरी सेहत को खत अरसाल कर दिया। 23 जुलाई को अमल दरामद रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच के सामने पेश करने का हुक्म। तफसील जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, कितने अस्पतालों की हालत खराब है? जी देखिए, ये सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला था कि सिंध के जो सरकारी अस्पतालों की हालत उजड़ी हुई है उसको बेहतर करने के लिए जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो काम करें, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं निचली सतह से लेके पार्लियामेंटेरियन तक वो अपना और अपने अहल खाना का इलाज जो है वो सरकारी अस्पतालों से करवाएं। इस तनाजुर में आज गुज़श्ता रोज महकमा SNGAD ने खत लिखा है महकमा सेहत के सेक्रेटरी को। इस खत में लिखा है कि 23 जुलाई को जो अमल दरामद रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच के सामने पेश की जाए, और सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बकौल लेटर के बकौल के मुंतखब अरकान अपना इलाज मुतल्लिका हल्कों के सरकारी अस्पतालों से कराएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है और सिंध हुकूमत को बाकायदा एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए इस खत के मुताबिक। खत में महकमा सेहत को हिदायत कर दी गई है कि शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अमल किया जाए। अब देखना यह है कि अमल होता है या नहीं, लेकिन 23 जुलाई को महकमा सेहत का वक्त जो है सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा। जी आजिज, ये बताइएगा कि बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? जी, सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था वो बड़ा तफसीली फैसला था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि हॉस्पिटल्स में लेबॉर्टरीज की सूरत हाल सही नहीं है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता, हॉस्पिटल्स में अद्वियात जो है वो मरीजों को नहीं मिलती हैं। इसी वजह से सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि जब पार्लियामेंटेरियंस, जब MPAs, जब MNAs, जब टाउन चेयरमैन जाएंगे अस्पतालों में अपना इलाज कराने तो उनको पता चलेगा कि अस्पतालों की हालत क्या है। इसी वजह से उन्होंने ये हुक्म दिया था कि पार्लियामेंटेरियंस और सिवाय किसी बड़े बीमारी यानी कैंसर और बड़ी बीमारी के अलावा छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कराने ये तमाम लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं। हालांकि इस पे अमल तो नहीं हुआ, पार्लियामेंटेरियंस या बड़े लोग या वुज़रा अभी तक सरकारी अस्पतालों में तो नहीं जाते, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में अब पेशी रखी हुई है 23 जुलाई को आने वाले 4 दिनों में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए महकमा SNGAD ने खत तो जारी कर दिया, लेकिन ये भी एक अहम सवाल है कि इस खत पर अमल कितना होता है या नहीं होता है। ये तो जब सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उस दिन पता चलेगा। जी आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। उधर वाटर पंप के करीब मुसल्लह मुल्जिमान के फायरिंग से समनाबाद थाने में तैनात पुलिस एहलकार शहीद हो गया। एहलकार की शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई, जो मंगूपीर का रिहायशी था। इस पर भी मजीद जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम SSP सेंट्रल के ऑफिस में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल एक पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद किया गया, जिसकी शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई, समनाबाद थाने में तैनात था। ये वाक़या किस तरह पेश आया ये जानते हैं SSP सेंट्रल से। जीशान भी, किस तरह ये वाक़या पेश आया है और मुलज़मान कितने थे, क्या चीज़ें सामने आई? जी बिल्कुल, ये सुबह 8:15 बजे का वाक़या है। ये पुलिस एहलकार समनाबाद पुल पे अपनी ड्यूटी करता था, वहाँ से ड्यूटी ऑफ करके ये जा रहा था तो आगे वाटर पम्प पुल के ऊपर इसके ऊपर 2 मुल्ज़िमान ने फायरिंग की और जिसमें ये ज़ख्मी हुआ और जो है इसको फिर आगा खान शिफ्ट किया और दौरान इलाज ये शहीद हो गए। और मज़ीद ये कि मुल्ज़िमान इसकी SMG भी ले गए। तो अब इसमें हम इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये टारगेट किलिंग है या ये कोई मुल्ज़िमान खड़े थे वहाँ पे और पुलिस को देख के उन्होंने फ़ायर किया है। तो दोनों एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें CCTV फुटेजेस और एविडेंस हमने कलेक्ट की है, तो इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल SSP सेंट्रल जीशान हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि पुलिस एहलकार को जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम ज़ख्मों की ताम ना लाते हुए वो जहाँ बाग हुआ। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो देखें, इससे कबल भी हमने ये देखा कि पुलिस एहलकारों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। तहम पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास हुआ। वज़ीर आला का कहना है कि 5 अरब रुपए के फंड सोलराइजेशन के लिए मुख्तस हैं। मुराद अली शाह का चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कम इस्तेमाल वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली देने के मंसूबे पर भी महकमा तवानाई को तैयार करने की हिदायत। मज़ीद जान लेते हैं आजिज जमाली से। आजिज, और क्या कहा गया इजलास में? जी हाँ, ये काफ़ी एक तवील इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन साहब थे, सूबाई मुशीर
राब्ता एहसन मजारी और चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर सरकारी हुक्काम भी मौजूद थे। इसमें खास तौर पे बताया गया, एक ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला को, और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इसमें 5 लाख से ज़ायद ऐसे घर हैं जो गेट से दूर होने के बायस बिजली से महरूम हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि उन 5 लाख घरों को बिजली फराहम की जाए, जिसपे वज़ीर तवानाई का कहना था कि 2 लाख सोलर पैनल तकसीब करने का मंसूबा है, उस पर काम हो रहा है, और ये मंसूबा मुकम्मल करके वज़ीर आला को मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। 5 अरब रुपए के फंड जो हैं वो सोलराइजेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वो चाहते हैं कि सोलराइजेशन का नया मंसूबा जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और महकमा तवानाई की टीम जो है इस मंसूबे को जल्द अज जल्द प्लान करे। इस इजलास में कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बताया गया, सेप्को, हेस्को, इनके जो तमाम मामलात हैं इनके बारे में इजलास को आगाही दी गई, और 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सूबे में बताया गया कि जो तादाद है वो तकरीबन 19 लाख ऐसे अफराद हैं जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि 100 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों का जो तादाद है उसके बारे में भी एक आगाही दी गई है, और बताया गया है इजलास में कि 100 सार्फिन वाले 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। यही बात वज़ीर आला सिंध ने भी अपनी हिदायत में कहा, और कहा है कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को को 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए कहा जाए। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटों तक जा पहुंचा। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त कोरंगी ज़िया कॉलोनी के घर में मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के अंदर जैसे आप जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत में भी कितना इजाफा हो रहा है, इसी के साथ साथ जो बिजली है उसकी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी ज़िया कॉलोनी में। यहाँ एक घर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ की ख़वातीन को कितनी मुश्किलात का सामना है। एक ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि आपको यहाँ पर बिजली ना होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना होता है और आपके घर में कितनी घंटे की लोड शेडिंग जाती है। बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं है लाइट का, पूरे दिन लाइट नहीं होती और बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। 1 लाख रुपए एक महीने का, हम गरीब हैं, इतना बिल नहीं दे सकते। पूरे मुहर्रम के 10 दिन लाइट नहीं रही है, 5-5, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती। बच्चे बीमार हैं, अम्मी मेरी बीमार है, गर्मी में नहीं रह सकते बिल्कुल भी। अभी भी लाइट बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बिजली से चली जाती है, पूरे दिन लाइट नहीं होती, तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना होता है, आप कैसे फिर सर्वाइव करती हैं? हम लोग हवा लगा रहे होते गत्ते से या बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि घर में तो बैठ नहीं सकते, बंद घर हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुहर्रम के 10वें दिन भी ऐसे ही हुआ, सुबह 8 बजे लाइट गई है और शाम को 6 बजे लाइट आई है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, इनका यही कहना था कि घंटों लाइट नहीं होती, लाइट जाने का कोई हिसाब नहीं है, ना दिन के औकात है ना रात के औकात है, हमें इतनी परेशानी हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों को भी परेशानी हो रही है। और एक तरफ के इलेक्ट्रिक ये दावा करता है कि हम गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो घरों के अंदर लोड शेडिंग इतनी हो रही है और उसके बावजूद घरों में बिजली नहीं है, लेकिन बिल 1-1 लाख 2-2 लाख के बिल्स आ रहे हैं। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। जी, वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद टाउन मुलाजिमीन वापस अपनी कौंसल ना जा सके, जिसके खिलाफ लेबर विंग फंक्शनल लीग ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, पहले आला अदलिया और उसके बाद वज़ीर आला सिंध की जानिब से बल्दियाती इदारों के उन मुलाजमीन के लिए अहकाम जारी किए गए थे जो अपनी हकीकी कौंसल को, पेरेंट कौंसल को छोड़कर दूसरी कौंसलों में काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो सिफर दिखाई दिया। ख़ास तौर पे बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, 5 टाउन हुकूमतें हैं, यहाँ पे ऐसे सैकड़ों की तादाद में अफसरान और मुलाजमीन हैं जो अपनी कौंसलों को छोड़कर दीगर टाउन हुकूमतों में जो है दीगर कौंसलों में काम कर रहे हैं। सैयद नजम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर हैं फंक्शनल लीग लेबर विंग के, इनसे बात करते हैं। रिजवान साहब, ये 50 से 60 लोग हैं ऐसे जो दूसरे टाउनों में जाके दूसरी कौंसलों में काम कर रहे हैं। अब नाज़माबाद टाउन का एक ग्रेड का माली वो लियाकताबाद टाउन के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट का इंचार्ज बना हुआ है और 8 से 10 प्राइवेट लोग जो है वो वर्दियाँ पहना के गवर्नमेंट की और उनसे जो है काम लिया जा रहा है। आज लियाकताबाद का हाल देख लें आप, बुरा हाल है कि लोग जो है वो पैदल चल नहीं सकते, कीचड़ों में गिरते हैं, बाकायदा कुछ ना कुछ मामलात होते हैं। जो आप बता रहे हैं कि ये
एक ग्रेड का माली है और एंटी इंक्रोचमेंट लियाकताबाद में इंचार्ज बना हुआ है, इसका नाम क्या है और दीगर ऐसे अफसरान कौन? ये फारूक डेविड साहब हैं जो वहाँ पे प्राइवेट लोग चला रहे हैं। इसी तरीके से जो है आप गुलबर्ग टाउन देख लें, गुलबर्ग टाउन से एक डिप्टी डायरेक्टर रेहान हमदानी जो दूसरी कौंसल में आके लियाकताबाद में जो है वो डायरेक्टर बने हुए। इसी तरीके से जो है आप नाजमाबाद को उठाएं, नाजमाबाद के अंदर भी जो है आज वो फारूक डेविड साहब वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों की तनख्वाहें कट रही हैं। और वहाँ जाके देखें वो एंटी इंक्रोचमेंट के इंचार्ज बने हुए हैं। वहाँ पे बाकायदा लेटर निकाला गया है, मगर उसके बावजूद वो लियाकताबाद के अंदर जो है भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं फारूक डेविड साहब। कहा यह जा रहा है कि दूसरी कौंसलों में काम करने का बुनियादी मकसद जो है करप्शन और लूटमार को फ़रोग देना है और हर किस्म के एहतसाब से बचना है, ताकि किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो तो वापस जो है अपनी कौंसिल में रिपोर्ट करके उन मामलात से, उन इंक्वायरियों से बचा जा सके। इस सिलसिले को फौरी ख़त्म करने के लिए फंक्शनल लीग लेबर विंग जो है मुतालबा कर रही है और इनका यह भी कहना है कि अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो दमादम मस्त कलंदर भी करेंगे। जी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, पीपल्स बस सर्विस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान कर दिया। 22 जुलाई से हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 13 शुरू किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक रूट नंबर 12 में तोसी की जाएगी। मजीद रूट्स के हवाले से तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स बस सर्विस की जानिब से कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 3 नए रूट का ऐलान कर दिया और जबकि जो 2 पुरानी बसें हैं उनके रूट में जो है वो तोसी कर दी गई है। जैसे कि हॉक्स से टावर तक रूट नंबर 13 22 जुलाई को शुरू होगा। रूट नंबर 12 में तोसी की जाएगी 23 जुलाई से। ये खोखरा पार्क के बजाय कायदाबाद और करकी के रास्ते मेमन गोद से टावर तक चलाई जाएगी। बेहरे टाउन से नुमाइश चौरंगी तक एक के इलेक्ट्रिक बस का नया रूट टीवी 4 24 जुलाई को जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि यूसुफ गोद से टावर तक रूट 8 5 जुलाई को जो है वो शुरू किया जाएगा। नए रूट कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए सिंध हुकूमत जो है वो कोशा है। ईश्वर जी नाम मेमन के मुताबिक रूट मुतारिफ कराने का मकसद शहरियों को मजीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, एक्सपोर्टर्स ने वाज़ेह कर दिया है कि बिजली के मौजूदा रेट पर मईशत नहीं चल सकेगी। एक्सपोर्टर रफीक सिद्दीकी कहते हैं जब तक बिजली के पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस और मुआहिदों का असर जायज़ा नहीं होगा, अवाम, ताजिर और इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जब बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्री को इस दफ़ा बरकरार रखा है, लेकिन आवाम हो, सनतकार हो, ताजिर, उनके घर की और उनकी दुकानों की और फैक्ट्री के जो रेट हैं बिजली के वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे कम हो सकते हैं, जानते हैं। एक्सपोर्टर रफीक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, अब बिजली का रेट क्या हो गया है? देखिए, ये तो हमारी समझ से बाहर हो गया है कि ये बिजली को किस तरह कंट्रोल करेंगे, किस तरह ये आवाम को और इंडस्ट्रीज़ को रिलैक्सेशन देंगे, रिलीफ देंगे, क्योंकि इस वक्त जो बिजली का रेट हो गया है वो हम यूरोपीय ममालिक की बिजली के रेट के बराबर आ चुके हैं। और हम एक इतनी स्लो डाउन इकॉनमी के अंदर, इतनी प्रॉब्लम वाली इकॉनमी के अंदर इसको कैसे सस्टेन करें, इसको कैसे बिल पे करें। सेकेंडली ये है कि बिजली के रेट कम करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी होंगी। एक तो लाइन लॉसेस को थोड़ा देखना पड़ेगा और सबसे पहले आईपीपीज़ के साथ बैठ के हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट करना पड़ेगा। ये आईपीपीज़ को पेमेंट दे दे के हम अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं और इंडस्ट्री बचेगी नहीं। आज हमारे पास 43-44,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 23,000 मेगावाट से ज़्यादा हम कंज्यूम नहीं कर रहे। जो पीछे 20,000 मेगावाट बढ़ा उसकी 70-80% उसकी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोगों के फ़ायदे के लिए। हम आईपीपीज़ के साथ हमने आज तक बैठ के उसको रिविजिट नहीं किया। क्या उन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए थे वो आज भी ऑपरेटिव हैं? क्या आज वो हमें बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या वो एफिशिएंट है नहीं है? और उनकी इनएफिशिएंसी का बोझ लोगों पे क्यों आए? जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ दी हैं और एक्सपोर्टर्स का कंसर्न ये कि बिजली की कीमत इस नहज पे पहुंच गई है, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हुकूमत से मुतालबा किया कि शरह सूद में कमी की जाए, बिजली की कीमत में कमी की जाए, साथ ही इकदाम उठाए जाएँ जिससे सनतें चल सकें। जी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने बस ड्राइवर्स को भी बेबस कर दिया। ड्राइवर्स कहते हैं अब डीजल महंगा होगा तो मजबूरन हमें भी किराए बढ़ाने पड़ेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। बस वालों ने किराया अभी तक तो लोकल बसों ने किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन अब तक बात करें अगर कुछ बसेस वालों की तो वो अपने पास से जो है वो इजाफा कर देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा, क्या ट्रांसपोर्ट वालों ने किराए में इजाफा किया है? किराया वही 50 रुपया चल रहा है किराया। अभी तक तो इजाफा नहीं किया? नहीं, कुछ ही नहीं किया, ना सस्ता ही किया, ना कुछ नहीं किया। अच्छा, आप चाहती हैं कि पैसों में कमी हो? और क्या, अभी जो किराया है वो ज़्यादा ही या सही है? 50 रुपया किराया अभी तो सही है, पहले बहुत ज़्यादा था।
जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि अभी जो किराया है वो सही है, जबकि यहाँ पे जो बस ड्राइवर हैं उनका ये कहना है कि जो किराए में इजाफा है, अगर डीजल और के पेट्रोल के पैसे में अब इजाफा किया गया तो ये भी अपनी जानिब से जो है वो किराए में इजाफा करेंगे, क्योंकि पेट्रोल में जो है वो 9 रुपये 99 पैसे का इजाफा किया है, जबकि डीजल के पैसों में जो है वो 6 रुपये 18 पैसे का इजाफा किया गया है। इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से अब की बार डीजल के पैसों में इजाफा होता है तो मजबूरन तौर पर भी इनको किराए में इजाफा करना पड़ेगा। जी, शहर में शदीद गर्मी के बायस जल्दी अमराज बढ़ने लगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याहिया के मुताबिक यौमिया 4000 से ज़ायद मरीज आ रहे हैं। इस पर मजीद जानते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में शदीद गर्मी के साथ ही जल्दी अमराज के अंदर इजाफा होता देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त हम इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ सिंध कराची के अंदर मौजूद हैं। एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याहिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू भी करते हैं। हमारे पास डेली जो है तकरीबन 2 से 2500 से 3000 तक मरीज़ जो हैं वो आते हैं, और गर्मी की वजह से जो है इसमें 1000 का तकरीबन जो इजाफा हो जाता है। तकरीबन 3500-4000 मरीज़ जो आते हैं यौमिया। गर्मी के हवाले से जो है वो जो हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्शंस आते हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गए, मलेरिया रूबरा जिसको गर्मी दाने कहते हैं वो हो गए, एक्नी वल्गैरिस, ये मर्ज़ जो है वो इसके मरीज़ ज़्यादा आते हैं। जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं वो नमी की वजह से होते हैं, पसीने की वजह से होते हैं। स्किन डिजीज़ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी दाने होते हैं, और एक इसमें एक आम सी चीज़ है कि पाउडर जो होता है गर्मी दानों का, ये हर कोई जो वो बेइंतहा लगाता है। तो ये क्या गर्मी दानों का पाउडर जो वो मुफीद है इन गर्मी दानों को मिटाने के लिए? देखिए, गर्मी दानों के हवाले से जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो कैलामाइन लोशन होता है। पाउडर की जहाँ तक बात है उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो पाउडर अगर इनहेल करता है तो उससे उसकी जो निज़ाम में तनफ़ुस है, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर उसके असरात, मनफी असरात होते हैं। इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याहिया हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आपको तफसीली बताया कि किस तरीके से जो है वो यौमिया कितना ओपीडी में आम दिनों के मुकाबले में जो वो इजाफा देखने में आया, और साथ ही साथ किन स्किन डिजीज़ के अंदर जो वो बीमारी में मरीज़ अस्पताल आ रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपना के हम जो वो इन अमराज से बच सकते हैं। जी।